हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी का आज जो हमारा पहला टॉपिक है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। आज इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले 2-3 बातें मैं बता दूं आपको। पहली बात तो ये कि जो लोग पीडीएफ के लिए पेमेंट कर दिए हैं, उनको कल रात में जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, एक दिन इसको मैं डिले किया हूँ इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि पूरी तरह से कंपाइल्ड आपको मैं दे दूं, ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। और जो लोग अभी पेमेंट नहीं किए हैं और पीडीएफ चाहते हैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल हमारा जॉइन कर लीजिए। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको पेमेंट का पूरा मेथड आपको पता चल जाएगा, कैसे पेमेंट करना है और कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है? तो आप वहाँ से पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए रख सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल केवल क्वालिटी वीडियो और क्वालिटी मटेरियल देता है। ठीक है? नो बकवास, नो इधर-उधर की बातें, टू द पॉइंट उतनी बातें होती हैं जितना हमारा पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। ओके? तो हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़्म। इसमें सबसे पहली बात तो जो समझना है वो ये है समझना कि यहाँ पे ये एक्सट्रीमिज़्म के डेवलपमेंट और विकास की बात नहीं कर रहा है। मतलब स्प्रेड और डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये टॉपिक मतलब इसका जो कोर थीम है, वो ये है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, ठीक है? जो हम लोकल एरिया में डेवलप कर रहे हैं, रिमोट एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे एक्सट्रीमिज़्म पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और डेवलपमेंट किस तरह से एक्सट्रीमिज़्म को बढ़ावा दे रहा है। तो कोर थीम ये ही है। इसी के बेस पे हमको पूरा टॉपिक समझना है। ओके? तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सट्रीमिज़्म क्या होता है। आसान भाषा में दोस्तों, एक्सट्रीमिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, जो कि मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी जो होती है, उससे भिन्न होती है। मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी का मतलब ये हुआ, कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, पॉपुलिस्टिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों की बातें होती हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं, ठीक है? ये लोग ऐसा नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि जो भी रिसोर्स हैं जो भी कंट्री के पास रिसोर्स हैं, उस रिसोर्स के ऊपर जो भी कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उनका सबका अधिकार होना चाहिए और उस रिसोर्स का जो दोहन हो, जो डेवलपमेंट हो, वो उनसे पूछ के हो, उनके साथ मिलकर के किया जाए, ठीक है? वो ऐसा चाहते हैं। तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि जो आज की मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट है, वो है निकम्मी, उसको हम बदलेंगे और बदल के हम अपनी सरकार बनाएँगे, जो कि एक पीपल की सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि चाइना, ठीक है? चाइना में हर चीज़ के पहले पीपल लगा होता है। मतलब ये कि वो ये बताते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, वो लोगों की चीज़ें हैं, लोगों के लिए हैं, ठीक है? हालाँकि जो नक्सलिज़्म या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीमिज़्म है, इसके पीछे जो आइडियोलॉजिकल बेस है दोस्तों, वो माओ का ही है और माओ ने ही वहाँ पे रिवोल्ट किया था, वहाँ पे जो आंदोलन किया था, उसकी वजह से ही जो मॉडर्न हम चाइना देखते हैं, वो चाइना है। और आज हम जानते हैं कि चाइना का विकास भी बहुत हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो उनका दूसरा पहलू है, जो उनका शैडो साइड है, वो देखकर हमको ये भी पता चलता है कि लोगों की सरकार तो बन गई, लेकिन क्या लोगों को वही अधिकार, वही फ्रीडम, वही स्वतंत्रताएँ, वही अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ठीक है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, एक ये आप कह सकते हैं कि सोचने का विषय है, खैर हम उसमें नहीं जाते हैं। तो हम आसान भाषा में ये समझ लिए कि एक्सट्रीमिज़्म क्या होता है, यह एक आइडियोलॉजी है, यह एक विचारधारा है, ठीक है? जो कि मॉडर्न जो इस समय करंट आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट है और उसको बदल करके ये अपने आइडियोलॉजी के आधार पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, ओके? इस तरह की चीज़ें हैं। अभी इसमें हम और अच्छे से समझेंगे कि इनका जो डिमांड है दोस्तों, एक्चुअली वो डिमांड में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका जो मेथड है, वो जो है थोड़ा-सा इल्लीगल है। तो इसी मेथड की वजह से इनके ऊपर हम जो है क्या करते हैं कि कार्रवाई करते हैं, आर्मी लगाते हैं, फ़ोर्स लगाते हैं और एनकाउंटर करते हैं। तो इनके मेथड की वजह से, ना कि इनकी डिमांड की वजह से, ओके? अगर हम इंडिया में ओरिजिन की बात करें, तो आप नक्सलबारी इंसिडेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार यूट्यूब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नक्सलबारी इंसिडेंट्स क्या था। और इसके जो नायक थे, जो इसके अभिनेता थे, आप कह सकते हैं कि जिनके लीडरशिप में ये आंदोलन हुआ था, वो थे चारू मजूमदार। देखिए एकदम संक्षेप में मैं ये बता दूँ कि जो ये नक्सलबारी एरिया था वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे लैंड होल्डर्स थे, जो जिसको ज़मींदार बोलते हैं, ज़मींदार जो थे वो लोगों की ज़मीन को हड़पे हुए थे। तो जो जब वहाँ के लोगों
कि इस तरह से समझ लीजिए जो बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो उनके खिलाफ लाठी उठा लिए और इस प्रोसेस में जो गवर्नमेंट आई बीच में, पुलिस फोर्स आई बीच में, ये उनके ऊपर भी धावा बोल दिए। ये पूरी कहानी थी और वहीं से जो है ये आइडियोलॉजी अपने यहाँ इंडिया में विकसित होने लगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, आइडियोलॉजी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके पीछे देखिए जो मेन फैक्टर्स था, जो मेन कारण था इनके ओरिजिन का, इनके जन्म का, वो था, सबसे पहला कारण था जल जंगल जमीन। मतलब ये देखिए, जन्मों जन्मांतर से जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है किसी भी फॉरेस्ट एरिया में या किसी भी लोकल एरिया में, वो वहाँ के जो लोकल जल है, वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जंगल जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं, जमीन जिसको लैंड बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, वो उस पे अपनी अपना राइट्स रखते थे, अपना अधिकार रखते थे और उसको अपने नीड और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको यूज भी करते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर उनके अधिकारों का हनन किया गया, जो कि उनके अंदर एक गुस्सा पैदा किया और वो क्या किए, जो एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए विवश हो गए। ओके, उसके साथ साथ दोस्तों जो आर्थिक कारण थे, इकोनॉमिक कारण भी बहुत सारे थे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। आदमी अगर बेरोजगार है तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। उसके पास कुछ करने को नहीं है तो वो हथियार ही उठा लिया। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों पॉवर्टी है। गरीब आदमी क्या ना करता, कुछ भी करेगा, वो भूख अपनी मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो कुछ भी करेगा, तो हथियार ही उठा लिया। फिर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, जो जंगल में एरियाज हैं, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और उसके साथ साथ गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और जब भी सोसाइटी में दोस्तों गैप होता है, तब एक जो बड़ा ग्रुप है और एक जो छोटा ग्रुप है, ऑब्वियसली ये इसको देख के जलेगा और कहेगा कि हम भी इसके बराबर बनेंगे, चाहे जो करें। ठीक है, जब चाहे जो करने वाली धारणा मन में आ जाएगी, तो ये क्या करेंगे कि हथियार उठा लेंगे, कहेंगे अब इनको हम खत्म कर देंगे। ये वही वाली कहानी है कि दो लाइनें हैं, ठीक है, ये वाली बड़ी लाइन है, आपको यहाँ पे पहुँचना है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचिए और या तो यहाँ तक ये लाइन डिलीट कर दीजिए, ठीक है? तो ये दोनों बराबर हो जाएँगे। तो ये लोग जो है डिलीट वाले प्रोसेस में ज़्यादा अंदर गए हैं, जबकि इनको आगे बढ़ना चाहिए था। हालाँकि आगे बढ़ते कैसे? उनके पास व्यवस्थाएँ नहीं थी, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाई, ठीक है? तो उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, आदमी-आदमी के बीच में, सोसाइटी के बीच में, कास्ट के बीच में, ठीक है, सेक्स के बीच में। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स वहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता कि मानवाधिकार टाइप का भी कोई चीज़ होती है। लाइफ़ डिग्निटी क्या होती है शायद वो जानते भी नहीं हैं कि जीवन का सम्मान क्या होता है, ठीक है? उसके साथ-साथ पॉलिटिकल लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। न्यूटन मूवी आप देखिए तो उसमें पता चलेगा कि जो ट्राइबल एरिया है, उस एरिया में इलेक्शन कैसे करवाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट के लोग क्या होते हैं, गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, उनको पता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट में जब है नहीं, तो गवर्नमेंट की भावनाओं को कैसे समझेंगे? ओके? तो ये सब सारी परेशानियाँ, उसके साथ-साथ गवर्नेंस डेफ़िसिट हमने देखा ही, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट मशीनरी रिमोट एरिया में पहुँच ही नहीं पा रही है। फिर उसके बाद जो भी अगर स्कीम्स, अगर कुछ चीज़ें हैं, कोई प्लान लॉन्च किया जा रहा है, तो उसका पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन इन गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसा कि हमने कहा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उसमें या तो करप्शन है, उसका मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं किया जा रहा है। उसके साथ-साथ दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो आप एथनिक वहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं और उनके अपने-अपने अधिकार हैं, अपने-अपने इंटरेस्ट हैं और अपना-अपना तरीका है काम करने का, अपना-अपना कल्चर है, ठीक है? अपनी-अपनी आइडेंटिटी है, लैंग्वेज है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है और इसका फ़ायदा उठा कर के जो एक्सट्रीमिज़्म आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं, ये इनको टारगेट करते हैं और इनको जो है प्रभावित करते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। उसके साथ जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल रीजन्स अपने में होते ही हैं, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएँगे। हालाँकि ये जो अभी हम ये सारे पॉइंट्स देखे हैं, ये शॉर्ट में है, इसको आगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएँगे आपको और हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है? अभी जो है, जो अगला मुद्दा है हमारा कि हमने तो देख लिया कि जो बेसिक कारण होते हैं, मोटा-मोटा जो हमने कारण देख लिया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नेंस, हिस्टोरिकल, ये सब सारी चीज़ें, ये सब तो हर जगह एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अलग-अलग क्षेत्रों में देखें कि जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है या फिर जो वंचित लोग रह रहे हैं, उनकी क्या-क्या समस्याएँ हैं।
तो अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, जो हमारा इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये सब सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी रह रही है, उनके सामने कौन-कौन सी परेशानियाँ हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, तो लोगों को वहाँ से बहुत ही भारी मात्रा में हटाना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आप डिस्प्लेस करिए, लोगों को वहाँ से हटाइए, लेकिन उसके साथ-साथ उनका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, ये भी जो है निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो उनको डिस्प्लेस तो कर दिए और कोई फैसिलिटी नहीं दिए। अब वो खानाबदोश जीवन जी रहे हैं, उनके पास ना तो रहने का घर है और ना तो खाने के लिए कुछ है। जो अधिकार उनके थोड़े बहुत थे जंगल पे, वो तो आप ले लिए, जो उनके लोकल रिसोर्सेज़ थे, वो तो सब आप ले लिए डेवलपमेंट के नाम पे। तो जब उनके पास कुछ नहीं है बंधु, तो वो क्या कर लेंगे, हथियार उठा लेंगे, ठीक है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर उसके बाद ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड गर्ल्स। लोग इलिटरेट हैं, गरीबी से ग्रस्त हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसकी वजह से जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका ट्रैफिकिंग भी होता है। तो ये ईस्टर्न इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ऑपरेशन बाय सीआरपीएफ स्पेशली ऑन ट्राइबल वीमेन। अब सीआरपीएफ या फिर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, चाहे जहाँ पे भी आप देखिए, चाहे वो असम राइफल्स हों, चाहे अभी असम राइफल्स का एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो जो वहाँ के जवान हैं, वो भी महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। फिर उसके बाद विलेज स्कूल्स बीइंग ऑक्युपाइड बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेज। गाँव में स्कूल बनाया गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या है पैरामिलिट्री की छावनी बनी है। तो इससे भी उनका एजुकेशन बाधित हो रहा है। तो ऑब्वियसली उनके अंदर गुस्सा तो भड़केगा ही। फिर उसके वायलेशन ऑफ पेशा एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट। अभी ये इसका वायलेशन कैसे हो रहा है, ये कैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे आगे। फिर उसके बाद पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ही। फिर उसके बाद सिंस द ईस्टर्न इंडिया इज द नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लोग उसको मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, लेकिन एक तो रिसोर्स उनके यहाँ का ले जा रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, और बदले में उनको क्या मिल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। ना तो नौकरी मिल रही है। अब देखिए, नौकरी ना मिलने का एक कारण ये भी है कि वो स्किल्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो सब ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उनके एजुकेशन और स्किल की बात कीजिए, उनका एजुकेशन डेवलपमेंट करिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करिए, और उसके साथ-साथ जो वहाँ पे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, तो आप उनको जो है वहाँ पे प्लेसमेंट दिलाने की कोशिश कीजिए, तब जाके काम बनेगा। अदरवाइज़ जब वो अपने जगह से हटाए जाएँगे, वहाँ उनके रिसोर्सेज़ यूज़ होंगे और बदले में उनको मिलेगा लड्डू, तो वो क्या करेंगे, उठा लेंगे बंदूक, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ टसल बिटवीन नक्सल्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। ये तो मतलब जग ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, नक्सल्स उनको एक इस तरह से समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, जो मौत के देवता हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा है उनका, जो भी है, ठीक है? तो आप वो समझते हैं कि अभी आएगा तो मारेगा ही, मतलब कि उनके अंदर का जो एटीट्यूड है उनके अगेंस्ट वो बहुत ही नेगेटिव है, तो हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर उसके बाद ट्राइबल लाइवलीहुड, उनके जीवन जीने का कोई तरीका ही नहीं है, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसी पे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ओके, तो लाइवलीहुड की एक प्रॉब्लम है ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा। अभी देखिए क्या है कि अभी कुछ प्रोग्राम और पॉलिसी चल रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा दोस्तों ये है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी अगर चलाई जा रही है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैटर करता है। वो जिसके लिए बनाया गया है, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, वो मैटर करता है। पॉलिसीज़, स्कीम्स तो बहुत सारे चल रहे हैं, ओके। तो ये सब सारी बातें हो गई जो ईस्टर्न इंडिया के ट्राइबल ग्रुप या जो लोकल कम्युनिटी है फेस कर रही है उसके बारे में। उसके बाद साउथ इंडिया के ट्राइबल ग्रुप लगभग सेम प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? डिफरेंट नहीं है कुछ भी, उनके पास भी कोई ऐसी लाइवलीहुड सुविधाएँ नहीं हैं, एजुकेशन की सुविधाएँ नहीं हैं, स्किल की सुविधाएँ नहीं हैं, ठीक है? पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में हमेशा लड़ाई-झगड़ा होता रहता है, ठीक है? तो लगभग वो सब सारी समस्याएँ यहाँ पे भी उनके साथ में हैं। अब जो है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अगर कोई भी ट्राइबल एरिया है, ठीक है? कोई भी रिमोट एरिया है, कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जहाँ पे डेवलपमेंट करना है, ठीक है? तो वहाँ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में जो कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? एक बार उसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट अभी तक का जो उनका एफर्ट रहा है, जो
डेवलपमेंट करने का जो तरीका रहा है वो कैसे रहा है, और उस डेवलपमेंट के तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कैसे समस्या हुई। कर तो हम डेवलपमेंट रहे हैं लेकिन हो रही है उनको समस्या, तो उसके बारे में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि डेवलपमेंट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमको किन किन चीज़ों पे, किन किन क्षेत्रों पे, किन किन एरियाज पे ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो होता है वो होता है इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक विकास करें हम वहाँ का, और आर्थिक विकास के रूप में हम क्या करें, लोगों को रोजगार दें, एम्प्लॉयमेंट दें, पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों का बढ़ाएं, और उसके साथ साथ उनके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें। और ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जहाँ पे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट की सुविधा हो, लोकल लोगों को इस इंडस्ट्री से फायदा हो, उनको नौकरी मिले, उनको जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, उन सब सारी व्यवस्थाओं का लाभ उनको मिले, तब उस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक कंपोनेंट की, या इस तरह से समझ लीजिए जो आर्थिक पैरामीटर है, इकोनॉमिक पैरामीटर है, उसके बारे में। सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक के बाद सोशल डेवलपमेंट करना है हमको, मतलब जेंडर इक्वलिटी, पुरुष महिलाओं में कोई भेदभाव ना हो, कोई अंतर ना हो, जितना अपॉर्चुनिटी, जितनी आप कह सकते हैं कि जितनी सेवाएं, जितनी सुविधाएं पुरुष को मिले उतनी ही महिलाओं को मिले, जो सम्मान पुरुष को मिल रहा है सोसाइटी में वही सम्मान महिलाओं को मिले। फिर विमेन एम्पावरमेंट, फिर उसके बाद प्लूरलिज्म, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब ये कि एक ही समाज में बहुत तरह के लोग रहें, एजुकेशन उनके बच्चों का, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी। ये तो पैरामीटर हो गया सोशल डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी उस क्षेत्र में होना चाहिए, मतलब कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे काम करनी चाहिए, जो पंचायत है वो अच्छे से काम करना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स उनको पर्याप्त मिलना चाहिए, मतलब कि वो चुनाव भी लड़ सकें, वोट भी दे सकें। फिर उसके बाद सिविल लिबर्टीज हो, अपनी बात कहने की उनको फ्रीडम भी हो, उनको छूट भी हो, गवर्नमेंट से वो क्वेश्चन पूछ सकें, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना सकें, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकें। तो इस तरह की भी उनको लिबर्टी, उनको उनको स्वतंत्रता चाहिए। उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी चाहिए। ठीक है, अगला पैरामीटर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको अवेयर होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, उनके ह्यूमन होने की वजह से उनके पास कौन कौन सी राइट्स हैं वो भी उनको पता होना चाहिए, उसका भी उनको अवेयरनेस करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद डिग्निटी और सेल्फ एस्टीम, अपना जो आदर, एस्टीम का मतलब होता है आदर, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में उनको अवेयर किया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इकोलॉजिकल सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, मतलब रोड, रेल, एयरलाइंस जो भी हैं। फिर कम्युनिकेशन, हाईवे, रेल नेटवर्क, टेलीफोन कनेक्टिविटी, साइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब भी डेवलपमेंट उस क्षेत्र में होना चाहिए। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मतलब गवर्नेंस नहीं, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, मतलब ये कि अगर कोई सर्विस आप लेना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की, अगर उसका टाइम लिमिट 7 दिन है तो 7 दिन में उसको पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, वहाँ के लोकल लोगों का रिक्रूटमेंट होना चाहिए लोकल गवर्नेंस के लिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए जो गवर्नमेंट बॉडीज काम कर रही हैं उसमें। फिर उसके बाद प्रो पीपल गवर्नेंस होना चाहिए, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, जो आप कह सकते हैं कि जो ड्रैकोनियन एटीट्यूड है, जो ब्रिटिश एटीट्यूड है, उसको छोड़ करके लोगों की ज़रूरतों, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार गवर्नमेंट को वहाँ पे काम करना चाहिए। ना कि बस केवल जो कहा जाता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। और लॉ को जब बनाया जाए, लॉ का जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को, उनका जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो सोशल आइडेंटिटी है, उनका जो लोकल कल्चर है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्कीम बनाई जाए, उसको बनाना चाहिए। ओके? अगर किसी भी क्षेत्र का इस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, तब जाके उसको बोला जाएगा कि यह उस क्षेत्र का होलिस्टिक डेवलपमेंट है। अगर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर इस तरह के डेवलपमेंट में कोई कमी आ रही है, तब वहाँ का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो तमाम तरह की समस्याएँ जन्म लेंगी। जैसे कि किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, किसी को मिलेगा ही नहीं, किसी को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, किसी को मिलेगी ही नहीं, पुरुषों को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, महिलाओं को मिल ही नहीं रहा है। एलीट क्लास जो है वो एजुकेशन में भी आगे है, हेल्थ फैसिलिटी भी ले रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी उसका ठीक-ठाक है। हर जगह उसकी पहुँच है, हर जगह उसका बोलबाला है, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है वो उस तरह की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इन एसेंस अगर एक नटशेल में कहा जाए तो अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा।
अगर इन सब सारे पैरामीटर्स पे काम नहीं होगा। और जब भी अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा तो एक सोसाइटी ऊपर उठेगी, एक सोसाइटी का विकास नहीं होगा या तो नीचे चली जाएगी। तो सोशल जो गैप बनेगा तब इनके बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तब जाके नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म जैसे आइडियोलॉजी डेवलप होंगे और विकसित होंगे, और जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसको एक एक करके देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया और गवर्नमेंट के उस कदम से, उस एफर्ट से क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब इसमें देखिए, डेवलपमेंट इशूज रिलेटेड टू राइज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। डेवलपमेंट इशूज व्हिच परटेन टू बी टू द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म आर लिंक्ड टू लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज टू द sustain livelihood. However, development is useful tool against extremism, but it must operate in tandem with the security forces. Some of the developmental issues which led to the spread of extremism are listed below. पहली बात ये, इसमें पहला जो शब्द लिखा है कि डेवलपमेंट एक्चुअली किसी भी चीज का, देखिए क्या है कि जो नक्सलाइट्स हैं, जो इस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं, उनका जो डिमांड है, हमने पहले ही कहा कि उनका डिमांड जेन्युइन है। वो यही चाहते हैं कि उनका एजुकेशनल विकास हो, उनका उनको हेल्थ फैसिलिटी मिले, उनको मतलब कुल मिला के बेसिक फैसिलिटीज उनको मिले, ठीक है। लेकिन उनको वो मिल नहीं रहा है। तो डेवलपमेंट एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि डेवलपमेंट अगर बैलेंस्ड नहीं होगा, जो अभी पीछे हमने 5-6 पैरामीटर देखा, अगर अगर उस पैरामीटर पे नहीं होगा, तब जाके उसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और वही एडवर्स इम्पैक्ट, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के जो कि एडवर्स इम्पैक्ट इम्पैक्ट डाले हैं। जैसे सबसे पहले तो फॉरेस्ट लॉ, ये जब आपका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना 1980 में, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसी जगहों को क्या कर दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित कर दिया गया। अब रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से उसमें जो लोकल लोग हैं, उसमें जो आम जनता होती है, उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब सोचिए, बचपन से अगर कोई व्यक्ति, जन्मों जन्मांतर से कोई व्यक्ति किसी फॉरेस्ट की जगह पे रह रहा है और वहाँ की चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है, उस पे अपना अधिकार समझता है, तो अचानक से 1980 में एक आया फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट एक्ट, और कहा कि अब आपका अधिकार इस पे नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, केवल जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसी पे आपका अधिकार है, उसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आप सारी चीज़ों को एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी स्थिति में सोचिए कि बचपन से आप किसी चीज़ को अपना कह रहे हैं, अचानक से वो चला गया, तो जो ले लेगा उसके खिलाफ आपका गुस्सा तो भड़कना ही है। और यह गुस्सा किसके रूप में निकला? एक्सट्रीमिज़्म के रूप में, नक्सलिज़्म के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड फ्रेगमेंटेशन, अगला एक इश्यू, 40% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड हैव नो लैंड लेस देन हाफ ऑफ ए एकड़ ऑफ लैंड, मतलब कि 40% रूरल हाउसहोल्ड ऐसा है जिनके पास हाफ, आधा एकड़ ज़मीन भी नहीं है। तो ज़मीन नहीं होगी तो अब सोचिए कि जो लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका जो मेन लिवलीहुड का मीन्स है, जो आधार है, वो क्या है? लैंड है। अब उनके पास लैंड ही नहीं है, तो ऐसे में वो करे तो क्या क्या करें? अब उनके पास वो एजुकेटेड भी नहीं है, स्किल भी नहीं है उनके पास, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो पूरी तरह से बेदखल हो जाते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। किधर मुड़ जाते हैं? नक्सलिज़्म की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर अगला जो स्कीम है गवर्नमेंट का, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाने का, इसमें दोस्तों बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीन का टुकड़ा जो है गवर्नमेंट ले लेती है और उसको एसईजेड घोषित कर देती है। ये जस्ट उसी की तरह है कि किसी भी क्षेत्र का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको कोई वहाँ पे फैसिलिटी, कोई भी लाभ उसका नहीं मिल पा रहा है। तो एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के विकास के बहाने भी उनकी ज़मीनों को हड़पा गया, उनकी ज़मीनों को लिया गया और उसपे उनको फ़ायदा नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में भी उनका गुस्सा क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़कने लगा। ठीक है, अगला जो है एन्क्रोचमेंट ऑन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखिए, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, वो कुछ ऐसे उनके पास कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉमन पॉन्ड है, कोई तालाब है, या फिर कोई छोटा-मोटा फॉरेस्ट है, तो उसपे वो अपना एक कम्युनिटी राइट रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें भी एन्क्रोचमेंट किया, उसको भी हड़पने की कोशिश किया, जो कि उनको गुस्सा दिलाया, ठीक है? सिंपल सी बात ये है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इसके बारे में हमने देखा कि किसी भी क्षेत्र का अगर हम विकास कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो फिर यह जो प्रोजेक्ट चल रहा है, यह जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है,
यह जो है उनको गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि उनके अधिकार को, उनके स्वतंत्रता का वो हनन करता है, ठीक है। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने देख लिया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में हमने देख लिया। फिर उसके साथ साथ टूरिज्म, ये एक नई इंडस्ट्री, टूरिज्म के नाम पे भी उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। टूरिज्म स्पॉट डेवलप करना है या टूरिस्ट कहीं पे जा रहा है, तो इससे भी उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी ये सब प्रभावित होता है। जबकि टूरिज्म को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि जो लोकल चीज़ें हैं, जो लोकल कुज़ीन है, जो लोकल कल्चर है, जो लोकल लैंग्वेज वगैरह हैं, जो उनका लोकल प्रोड्यूस है, उसको अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनको लोकल एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा वहीं पे, और उनकी चीज़ें लोगों को पसंद आएँगी तो लोग उसको खरीदेंगे भी, तो उनका लाइवलीहुड भी ठीक-ठाक चलता रहेगा। और अगर एक बार उनका लाइवलीहुड सिक्योर हो गया, तो दोस्तों केवल एक्सट्रीमिज़्म ही नहीं, इसके साथ-साथ जो इल्लीगल माइनिंग या फिर इल्लीगल जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिक रहे हैं, पोचिंग हो रही है, इन सब चीज़ों को भी रोका जा सकता है। तो कुल मिला के यही है इसका एसेंस, कि डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो मंशा है, वो ठीक है। लेकिन उसको अगर अच्छे ढंग से लागू नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगी, उन लोगों को गुस्सा दिलाएगी, और उनका जो लाइवलीहुड है, जो उनका सोशल बॉन्डिंग है, इस तरह से कह सकते हैं, तो वो डिस्टर्ब होगा, और जब वो डिस्टर्ब होगा, तो जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा, वो उनके खिलाफ अपना गुस्सा निकालेंगे। सिंपल सी बात ये है कि डेवलपमेंट, अब देखिए, अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, वह एक्सट्रीमिज़्म के स्प्रेड के लिए कैसे ज़िम्मेदार है, या फिर एक्सट्रीमिज़्म के डेवलपमेंट में एक्सट्रीमिज़्म के स्प्रेड में डेवलपमेंट किस तरह से सहायक सिद्ध हो रहा है, या फिर क्या रोल है उसका, ठीक है? अब अगर हम देखें कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है? अभी तक गवर्नमेंट ने किस तरह से एक्सट्रीमिज़्म को एड्रेस करने के लिए, देखिए जैसा कि हमने बताया कि इनकी डिमांड तो ठीक है, लेकिन इनका मेथड जो है वो इल्लीगल है, मेथड ठीक नहीं है। तो एक्चुअली हम इस एक्सट्रीमिज़्म की आइडियोलॉजी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनके मेथड के लिए लड़ रहे हैं, उनके मेथड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ठीक है? तो इस एक्सट्रीमिज़्म को खत्म करने के लिए हम जो अपना स्ट्रेटजी अपनाए हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, वो टू प्रोन्स्ड है, ठीक? एक तो हम कुछ ऐसा काम कर दें, डेवलपमेंट का काम करें, ताकि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका विकास हो, और वो मेन धारा में आ जाए, मुख्य स्ट्रीम में आ जाए, ठीक है? तो इस तरह से हम विकासात्मक कार्य करें। दूसरा, कुछ बदमाश तत्व हैं, अपना एक्सट्रीमिज़्म के नाम पर लोगों को अननेसेसरीली भड़काते हैं, ट्राइबल ग्रुप को अननेसेसरीली भड़काते हैं, और उनको जो है इस तरह से कह सकते हैं कि आप परस्यू कर देते हैं कि वो ये उनको हथियार उठाने पे मजबूर करते हैं। जबकि उसके पीछे जो लोग हैं, उनका उद्देश्य कुछ और है। वो उनका जो डिमांड है, वो केवल इसी तक सीमित नहीं है कि वो उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है, वो पूरी हो जाए। उनका जो उद्देश्य है, वो हो सकता है कहीं एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो, टेररिस्ट से मोटिवेटेड हो, या फिर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो किसी लोकल पार्टी का या कोई पॉलिटिकल लीडर का, ठीक है? तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से जो अंडर डेवलप्ड लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी बातों के बहकावे में आ जाते हैं, और इस तरह की आइडियोलॉजी को अपना लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेटजी है, वो है डेवलपमेंटल एफर्ट, मतलब हम कि जो रिमोट एरिया है, जो लोकल एरिया है, उसका हम विकास कर दें, ताकि वहाँ के लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ठीक है? उनका जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो अच्छी हो जाए, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, ये सब सारी फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो उनकी डिमांड ही नहीं रहेगी, तो वो इस तरह की आइडियोलॉजी में नहीं जाएँगे। तो पहला जो हमारा एफर्ट है वो है डेवलपमेंटल एफर्ट, और इसमें क्लियर, होल्ड एंड डेवलप स्ट्रेटजी एक हम अपनाते हैं। मतलब ये कि अगर कोई नक्सलिज़्म से प्रभावित एरिया है, मान लीजिए ये है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे क्लीन करिए, मतलब कि जो भी हथियारबंद लोग हैं उनका सफाया कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको होल्ड रखिए, और उसके बाद इसका डेवलपमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से धीरे-धीरे एक-एक करके जितने भी नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं, उनका हम विकास कर देंगे, ठीक है? तो ये पहला स्ट्रेटजी है। दूसरा है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ये प्लानिंग कमीशन का है, और इसमें इनका जो बेसिक उद्देश्य है, इनका जो मेन उद्देश्य है, वो ये है टू प्रोवाइड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज सच एज स्कूल बिल्डिंग, आंगनबाड़ी सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रूरल रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत भवन, कम्युनिटी हॉल, प्लेग्राउंड्स, इन सब का विकास करने का उद्देश्य है, जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है। उसके साथ
प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप। यह एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों कि इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए ये कोई ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पे कुछ लोकल लोगों को हम ले लेते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरह से कि उनको हम एजुकेशन दें, उनको हम स्किल दें, उनमें एक हम लीडरशिप डेवलप कर दें, ताकि वो जो लोकल लोग और लोग हैं उसको समझाएं, उनको समझाएं कि भैया देखो, हथियार उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप एक काम करो, आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी इनकम अच्छी हो, गवर्नमेंट के साथ तालमेल हो, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में वो बताएगा कि उसका लाभ कैसे उठा सकते हो। तो इस तरह से ये उद्देश्य है कि लोकल लोगों को पकड़ के उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करो और इनके सहायता से वहाँ के उस एरिया का विकास करें, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, फायदा ये है कि जो समझाने वाला व्यक्ति है वो उन्हीं में से एक है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो इसकी बातों को ज़्यादा समझेंगे। और एक दूसरा फायदा ये होगा कि ये लोकल व्यक्ति, अगर मान लीजिए इधर कोई गवर्नमेंट व्यक्ति है, तो यह इससे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना के रखेगा। क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास आने से हिचकिचाती है, नहीं आती है, तमाम तरह के इसके कारण है इसके पीछे, नहीं आती है। लेकिन यह जो लोकल कम्युनिटी है, यह अपनी समस्या इसको आसानी से बता सकता है और यह जाकर के वापस इस अपनी समस्या को या इन लोगों की समस्या को गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं, उनको बता सकता है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हुआ है, ये भगवान जाने। ओके, फिर उसके बाद पंचायत एक्सटेंशन पेशा एक्ट 1996 में लाया गया। मतलब ये देखिए, पहले क्या था, जो हमारा पंचायत एक्ट था वो सभी स्टेट्स में नहीं था, ट्राइबल एरिया जो थे उसमें नहीं था, लेकिन 1996 में उसका विस्तार किया गया और इसके थ्रू वहाँ के लोगों को कुछ ऑटोनॉमी भी दी गई, ठीक है, कुछ उनको राइट्स भी दिए गए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सके। उसके बाद सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ये 2013 में लॉन्च की गई। इसमें ये था कि जो भी नक्सलाइट हैं, जो भी नक्सल एरिया है, सॉरी नक्सल लोग हैं, वो क्या करें, सरेंडर करें, अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दें और इसके बदले में गवर्नमेंट उनको क्या देगी, एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए ऑफर कर रही है या कुछ पैसा ऑफर कर रही है जिससे वो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। उसके साथ साथ उनके बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था कर दी रही है, ठीक है। तो इस तरह का गवर्नमेंट ऑफर देती है और ये कहती है कि आप हथियार छोड़ो और मेन स्ट्रीम में आके शामिल हो जाओ, ठीक है। ये डेवलपमेंट एफर्ट थे, इस तरह के डेवलपमेंट एफर्ट लगाए गए। उसके साथ जो दूसरा हमारा स्ट्रेटजी है वो है सिक्योरिटी रिलेटेड स्ट्रेटजी। मतलब ये देखिए, जो समझदार लोग हैं वो तो मान लीजिए समझ गए, विकास हो गया उनका, तो वो जो नक्सल उनका आइडियोलॉजी है उसको छोड़ दिए और मेन स्ट्रीम में आ गए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कुछ बदमाश तत्व भी हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना इंटरेस्ट साधना है और उनका इंटरेस्ट तभी अचीव होगा जब उनके साथ जो है लड़ने वाले लोग होंगे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, उनको बाहर से फंडिंग आ रही है तो उनको पैसा चाहिए। तो ऐसे तत्वों को, जो बदमाश तत्व हैं नक्सलिज्म में, ठीक है, उनको सुधारने के लिए गवर्नमेंट अपनाती है अग्रेसिव स्ट्रेटजी। मतलब कि मारो पीटो जो भी करना है करो, लेकिन उनको जो है दबाओ, क्यों, क्योंकि वो सिक्योरिटी चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे लिए। तो इसमें अभी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट आई है, लेटेस्ट आप ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडल है, वो है समाधान का मॉडल, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको नाम दिया है समाधान। हालाँकि अब आप जानते ही हैं कि एक्रोनिम बनाने में बहुत मतलब, अब चाहे वो माहिर हैं, चाहे उनकी टीम माहिर है, जो भी है, तो समाधान उन्होंने बताया कि नक्सलिज़्म का समाधान है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये स्ट्रेटजी माओइस्टों के अगेंस्ट। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप। मतलब ये, इन द LWE अफेक्टेड एरियाज देयर इज ए नीड ऑफ लीडरशिप व्हिच डिस्पाइट एडवर्सिटी कैन कीप द जवान्स इंथुसियास्टिक। अब जो एडवर्सिटीज हैं दोस्तों, एडवर्सिटीज का मतलब ये कि आप आए दिन सुनते हैं कि जो नक्सल्स हैं वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर अटैक कर दिए, 14 जवान मारे गए, 20 जवान मारे गए, 10 जवान मारे गए। तो ऐसे में उनका मोराल हो जाता है डाउन। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसमें हम कुछ ऐसा लीडरशिप डेवलप करें, ठीक है, जो कि हमेशा जवानों को चुस्त मुस्त रखे, ठीक है, मुस्तैद रखे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो डिमोरलाइज नहीं होंगे और अपना काम करते रहेंगे। उसके साथ साथ जो सेंट्रल फोर्स है वह क्या करे, लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम करे, कोऑर्डिनेशन में काम करे। यह है स्मार्ट लीडरशिप। उसके बाद अग्रेसिव स्ट्रेटजी,
ए से ए फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये है अग्रेशन केवल कॉम्बैट में नहीं, मतलब मारपीट झगड़ा लड़ाई में ही अग्रेशन नहीं दिखाना है, बल्कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उसको भी अग्रेसिवली बहुत तेजी से पूरा किया जाए। फिर उसके बाद मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, इसका मतलब ये है कि समय समय पर उनको ट्रेनिंग दिया जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान का व्यक्ति है, ठीक है, जिसने कभी जंगल देखा ही नहीं है और उसकी पोस्टिंग हो जाती है दंतेवाड़ा में, जहाँ पे जंगल ही जंगल है, तो वो तो जंगल से परिचित ही नहीं है। तो उसको समय समय पर ट्रेनिंग देना है और समय समय पर उसको मोटिवेट करना है कि ऐसा माहौल है, ऐसी चीजें हैं। उसके साथ साथ जो लोकल कल्चर और लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में उसको बताया जाए, ताकि जो लोग ठीक हैं, जो लोग सही हैं, उनके साथ मिलकर वो काम करें। तो ये है मोटिवेशन और ट्रेनिंग कंपोनेंट समाधान का। उसके साथ साथ एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कुछ इस तरह का इंटेलिजेंस बना दें, मतलब कुल मिला के ये कि अगर ये ट्राइबल एरिया है तो इसी में कुछ लोगों को पकड़ा जाए, उनकी ट्रेनिंग किया जाए, उनको इस तरह से तैयार किया जाए कि वो आपके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करें, ठीक है। तो ये है एक्शनेबल इंटेलिजेंस कंपोनेंट। फिर उसके बाद डैशबोर्ड ऑफ केपीआईज एंड केआरएज, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की रिजल्ट एरियाज, मतलब ये कि आप एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाइए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इंडिकेटर बनाया कि ये काम इस स्टैंडर्ड पे करना है, फिर बाद में उसको असेस करिए कि क्या हम इस स्टैंडर्ड पे काम किए कि नहीं। अगर नहीं किए तो आगे बढ़िए और उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी, हमको जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसका हम यूज करें। जैसे कि जो अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, एरियल व्हीकल्स होते हैं, उसके बारे में हम सोचें, उसका यूज करें। रिमोट सेंसिंग, जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं उनका हम यूज करें। जीपीएस ट्रैकिंग लगाएं, सैटेलाइट इमेज करें, ठीक है, सैटेलाइट इमेज बनाएं। तो इससे हमको क्या होगा कि आदमियों को नहीं जाना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको नहीं जाना पड़ेगा, उनके पास सारे डेटा आ जाएंगे। उसके साथ साथ जो कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टेशन है, पैरामिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे नक्सलाइट लोग धावा बोल करके वहाँ के उनके वेपन्स ले जाते हैं, उनके जो सामान होते हैं उसको ले जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करें, हम वेपन्स में ट्रैकर लगा दें, ठीक है। बायोमेट्रिक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम एक्सप्लोसिव्स को दे दें, जो भी एक्सप्लोसिव्स हम रखे हैं उनको उनको एक पर्टिकुलर पहचान दे दें, ताकि जब भी वो चोरी हो तो हम पता कर सकें कि कहाँ पे जा रहा है। फिर उसके बाद एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, जो भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जितने भी फोर्सेज हैं, उनका जो लड़ने का तरीका है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसको थिएटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्शन प्लान सबके लिए निर्धारित हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी और सबका वर्किंग एरिया निर्धारित हो। तो ऐसे में जो है क्या होगा कि एक अच्छा काम होगा और सही डायरेक्शन में काम होगा। अगला जो कंपोनेंट है वो है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अब देखिए, अगर नक्सलाइट्स जो हैं उनके पास रुपया नहीं होगा तो वो अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फोकस यही करना है कि जो उनकी फंडिंग का सोर्सेज है, अभी हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आगे पढ़ेंगे और नक्सलिज्म और टेररिज्म से कैसे उसका रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे, तो वो समझ में आएगा कि किस तरह से उनकी फंडिंग होती है। तो जो आखिरी इसका कंपोनेंट है वो यही है कि उनका जो फाइनेंस का मीडियम है, जो फाइनेंस आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसको चोक कर दो, उसको रोक दो। जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये तो जो सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स थे उसमें ये पहला था समाधान। दूसरा, एक ग्रे हाउंड पुलिस के बारे में हम लोग सुने हैं, यह आंध्र प्रदेश का है और ये एकदम सिमिलर उसी तरह से है जैसे कि सीआरपीएफ का कोबरा वाला सेगमेंट है, ठीक है। एक्चुअली यह एक क्या है कि यह एक फुल्ली ट्रेन्ड, वेल मेंटेन्ड और बहुत ही इस तरह से समझ लीजिए कि वेल ट्रेन्ड लोग हैं। ये जो लोकल रीजन है, जो टेरेन है, उसको अच्छी तरह से समझते हैं और उसी के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग भी की जाती है। तो ऐसी व्यवस्था जो है कहाँ की पुलिस ने की, कहाँ की सरकार ने की? आंध्र प्रदेश की सरकार ने की। इनका जो मेन अप्रोच होता है दोस्तों, वो होता है गोरिल्ला अप्रोच। और आपको मैं बता दूं कि जो एक्सट्रीमिज्म वाले लोग होते हैं, जो नक्सलाइट्स लोग होते हैं, उनका जो लड़ने का तरीका होता है वो भी गोरिल्ला अप्रोच ही होता है। गोरिल्ला वारफेयर ही उनका भी तरीका होता है। तो ऐसे में जो ग्रे हाउंड पुलिस थी वो भी गोरिल्ला वारफेयर में माहिर, और जो इनके दुश्मन है वो भी गोरिल्ला वारफेयर में माहिर। तो फिर जो है ये क्या करते हैं, अच्छे से उनसे निपटते थे, ठीक है। दे आर हाईली पेड, हाईली मोटिवेटेड एंड वेल आर्म्ड। उनके पास कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। उनके पास अच्छा पैसा भी रहता है, बजटरी एलोकेशन भी गवर्नमेंट करती है ठीक ठाक। तो जो हमारा दूसरा हमने देखा सिक्योरिटी एजेंसी रिलेटेड वो था ग्रेहाउंड पुलिस।
उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये सेंट्रल इंडिया में जो है कई सारे स्टेट्स ने मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था रेड कॉरिडोर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं, ठीक है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इस तरह से इंडिया बना दीजिए। तो इंडिया का जो ये वाला क्षेत्र है, ये इस तरह से नक्सल अफेक्टेड एरिया है और इसको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। तो रेड कॉरिडोर में ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था और इसमें जहां भी जिसको पाए, जितने भी नक्सलाइट से जहां पे भी जिसको पाए वहीं पे उनको गिरा दिए। ठीक है, तो ये लगभग 3 दिन का एक जॉइंट ऑपरेशन था और इससे काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट भी मिला, काफ़ी नक्सलाइट्स कम भी हुए। लेकिन एक्चुअली देखिए बात ये है ना कि आप किसी को मार पीट के नहीं दबा सकते, उनका जो मेन उनका सोर्स है उसको खत्म करना है। मतलब ये कि पहली बात तो उनका विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, जेन्युइन करना है और जो उनका अधिकार है वो उनको देना है, ठीक है। और दूसरा जो उनका अननेसेसरीली ब्रेन वॉश किया जा रहा है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, कुछ बदमाश लोगों के द्वारा, उसको खत्म करना है। तो ये तो मान लीजिए ये तो बात की बात है कि अगर फिर भी जो बदमाश लोग हैं वो नहीं सुधर रहे हैं तो उनको जो है धराशायी कर दो, गिरा दो गोली मार के, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये बहुत चर्चित वर्ड है सलवा जुडूम। ये दोस्तों एक्चुअली क्या था, ये झारखंड छत्तीसगढ़ के कुछ लोग थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोकल लोग ही एक रैली निकाल दिए, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिए किसके अगेंस्ट, जो वहां पे नक्सल्स लोग थे, ठीक है। अब एक तरफ सोचिए कि सरकार खुद नक्सल को खत्म कर रही है, करना चाहती है, दूसरी तरफ जो लोकल पीपल है अगर वो कह रहे हैं कि अब जैसे ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से हम भी काम करेंगे, हम भी अपना हथियार उठाएंगे और इनको जहां भी पाएंगे वहीं गिरा देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि वाह ये तो जो लोग हैं वही हमारा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करने लगी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इनको पैसा देने लगी, वो इनको शस्त्र उपलब्ध करवाने लगी, ठीक है, हथियार देने लगी, वो इनको कुछ ट्रेनिंग फैसिलिटी भी देने लगी, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या हुए, मोटिवेट हुए और ये बहुत बुरी तरह से जहाँ पे भी जिसको पाए उसको गिरा दिए। अब देखिए मुद्दा यहाँ पे ये था कि हो सकता है इनका इंटेंशन सही हो, लेकिन इसमें जो घटनाएं घटी दोस्तों वो जो है अनह्यूमन थी, मानवता के ऑलमोस्ट खिलाफ थी। अब यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर मोरलिटी के नाम पे क्या है कि ये लोग खतरनाक लोग हैं, इनको मार के गिरा दो। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा ब्रुटलिटी की, लोगों को लूटा पाटा, जो लोग नक्सलाइट्स नहीं थे उनको भी परेशान किया, उनकी महिलाओं को परेशान किया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो ब्रूटल एक्टिविटीज़ थे, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ थे वो इनके द्वारा किया गया। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि ये जो है इसको बैन करिए, ये पूरी तरह से इल्लीगल है, ठीक है। और सरकार ने जो भी इनको फायर आर्म्स या एम्यूनिशन या फिर एसेसरीज प्रोवाइड करवाया है उसको जल्दी से जल्दी वापस ले, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को निर्देश भी दिया था कि आप इस पे एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी जो सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज थी, जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमने मेजर्स अपनाए थे। उसके बाद पीस टॉक, ये एक अलग था कि अलग अलग स्टेट्स समय समय पर पीस टॉक जो है, जो भी नक्सलाइट्स थे, जो भी नक्सलिज्म प्रभावित एरिया था, जो भी आप इस तरह से समझ लीजिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उनके साथ बातचीत करके मुद्दा को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जो एक्सट्रीमिज्म है उसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो वैसे लोग हैं कि जो जेन्युइनली सच में परेशान हैं और दूसरे वो लोग हैं कि जो इनके परेशानी का फायदा उठा रहे हैं, इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग जेन्युइनली परेशान हैं वो तो पीस टॉक चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पीस टॉक हो और हमारा विकास हो और हम भी मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन जो बदमाश लोग हैं वो ये नहीं चाहते। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रयास तो किया लेकिन ये फेल हो गया, और जैसे ही पीस टॉक के दौरान ही इस पीस टॉक का जो प्रोसेस चल रहा था उसका फायदा उठा करके कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी, नक्सलिज्म के जो आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टीज थे वो एक साथ आ गए, ठीक है। मतलब ये कुल मिला के इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ गया गवर्नमेंट पे, ओके, ये बात हो गई। फिर दूसरा जो एक तरीका था वो था सरेंडर पॉलिसी का। नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स जितने भी थे वो अपने अपने तरह के अपने अपने तरीके से उन्होंने सरेंडर पॉलिसी बनाई। एग्जाम्पल के रूप में देखिए झारखंड ने कहा कि हम आपको 50,000 रुपया देंगे प्लस मंथली 2,000 रुपया पे करेंगे, उसके साथ साथ आपको 1 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड भी मिलेगा और एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी भी आपके बच्चों को मिलेगा। इसी तरह का छत्तीसगढ़ ने भी अपना एक ऑफर लाया कि 3 लाख रुपया देंगे, ठीक है, वेपन अगर आप सरेंडर करते हैं।
तो इस तरह के जो एफर्ट्स लगाए गए स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सरेंडर पॉलिसी के रूप में वो भी किया गया। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हुई, 2 तरह की समस्या। एक तो ये कि किसको प्रोवाइड करें? अब जैसे कोई बेरोज़गार व्यक्ति है, वो खा घर में बैठा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और उसको एक दिन सुनाई दिया कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप वेपन को जो है त्याग दोगे तो आपको इतना-इतना फैसिलिटी देगा। जो कभी भी नक्सल नहीं था, वो भी जाकर के कहा कि हम नक्सल हैं और अब हम हथियार अपना दे रहे हैं और हमको अब ये सब पूरी फैसिलिटी दीजिए। एक समस्या तो ये कि जो मेन लोग थे जिनको हम लाना चाह रहे थे वो नहीं आ रहे थे, बल्कि जो नहीं थे नक्सलाइट्स वो फ़ायदा उठा रहे थे। दूसरा जो नुकसान था वो ये था कि नक्सल लोग जो है आते थे, सरेंडर करते थे, पैसा लेते थे, व्यवस्थाएँ जो भी ऑफ़र थी उसको लेते थे और वापस जाके नक्सल बन जाते थे। कुल मिला के ये सरेंडर पॉलिसी भी पूरी तरह से इफ़ेक्टेड नहीं हो पाई, प्रभावित नहीं हो पाई। ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा है। अब यह देख लेते हैं कि गवर्नमेंट फेल क्यों हो गई? जैसा कि हमने देखा कि बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड ये व्यवस्था की गई, पंचायत मतलब पेसा एक्ट लाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया। उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया और इसमें कहा गया कि बिना कंसेंट के, बिना एनहांस्ड कंपनसेशन के, बिना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के कोई भी रीसेटलमेंट नहीं किया जाएगा, कोई भी ज़मीन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन इन सब सारी चीज़ों में समस्या आ गई कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ ही नहीं। मतलब विथ ऑल दीज एफर्ट्स इन प्लेस, रिपोर्ट्स हैव बीन इंडिकेटेड टुवर्ड्स पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज स्कीम्स टू द ग्रासरूट्स, प्राइमरली ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, ठीक है, लोकल लोग कुछ और बोलते हैं, इसी में हो जाता है झगड़ा और स्कीम चली जाती है ठंडे बस्ते में। मतलब ये कि स्कीम प्रोग्राम लाए तो बहुत गए, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो पूरा जो इस तरह से समझिए जो इसेंस था इस लेक्चर का यही था कि जो नक्सलिज्म है और जो डेवलपमेंट है, इनके बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि नक्सलिज्म क्या होता है या फिर एक्सट्रीमिज्म क्या होता है और एक्सट्रीमिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ, जो ओरिजिन हुआ, जो विकास हुआ, उसके पीछे कारण क्या-क्या थे और उसके साथ जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाही, जब डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस डेवलपमेंट के प्रयासों से एक्सट्रीमिज्म किस तरह से प्रभावित हुआ और किस तरह से वो और फ्यूलिंग दे दिया और उसमें जो है आग लगा दिया, जलते आग में घी डाल दिया, ठीक है? तो यह पूरा इस लेक्चर का एसेंस था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा ये बड़ा ज़रूर हुआ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि थोड़ा आराम से करेंगे तो समझते हुए चलेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई कहीं पे कोई कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है तो आप 2 माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो नीचे सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर जो है आप जॉइन बटन जॉइन करके आप हमसे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।